अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और ख़ास तौर पर मेरे कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि इट्स लाइबा, अदील अली, मोहम्मद यामीन, सलमा सिराज, खावर मलिक, वरा खालिद, वजीहा अमजद, साबिर भट्टी, हु इज शी, एयर डक्ट क्लीनर्स, एनीमी फन और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 के सिंधी के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आपका सिंधी का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके सिंधी के अंदर पूरे नंबर आएंगे। तो आए बगैर वक्त को जाया किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है आप लोगों का सिंधी का टारगेट पेपर जो कि क्लास 10 के लिए है और ये है 2025 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो सिंधी का पेपर होता है वो टोटल कितने नंबर्स का होता है। तो देखिए मैंने इस टारगेट पेपर के अंदर साथ ही मेंशन कर दिया है कि जो आपका सिंधी का पेपर होता है वो टोटल 75 नंबर्स का होता है। ठीक है, अच्छा, और आपको इसके लिए जो वक्त दिया जाता है वो टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे आपको मिलेंगे और पूरा का पूरा पेपर आपके पास जो होगा वो 75 नंबर्स का होगा। अच्छा, सिंधी के पेपर में भी आपके पास टोटल 3 ही सेक्शंस होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके नॉर्मल पेपर्स में होते हैं। ठीक है, पहला आपका जो हिस्सा होगा वो होगा हिस्सा अलिफ, घेण चौंदता सवाल, यानी कि इस हिस्से के अंदर जो आपके पास पहला हिस्सा है इसमें आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, हेठ डनल हर एक सवाल लाए सही जवाब चुन दियो और आपको हर एक एमसीक्यूज के लिए सही जवाब देना है। ठीक है, और अब आपको एमसीक्यूज कितने दिए जाएंगे, आपको हिस्सा अलिफ के अंदर टोटल 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज के ही जवाब देने हैं। आपको पता है एमसीक्यूज में तो कोई चॉइस होती ही नहीं है। ठीक है, और ये जो आपका हिस्सा अलिफ है ये टोटल 15 नंबर्स का होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास हर एक एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है 10 ईयर से। ठीक है, 10 ईयर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज है आपने वहां से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है कि वो जो एमसीक्यूज है वो किस तरह के देता है। ठीक है, कौन से एमसीक्यूज हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। वैसे अगर आपने सिंधी के चैप्टर्स पढ़े हुए होंगे ना तो फिर तो आपको एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि एग्जामिनर ना सबक के अंदर से ही एमसीक्यूज बना के दे देता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल एमसीक्यूज नहीं होते हैं। मतलब अगर आपने सिंधी के सबक को पढ़ा हुआ है ना तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं सिंधी के तो आपको उसके अंदर से भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी बुक के अंदर तो एमसीक्यूज है नहीं। ठीक है, तो फिर आप नोट से तैयारी कर लीजिएगा और टेनर से तो खैर आपने लाजमी करके जानी है तैयारी। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा हिस्से बी के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको दिए जाते हैं मुख्तसर जवाब जा सवाल। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, और आपके पास ये जो पूरा हिस्सा बी है ना ये टोटल 30 नंबर का होता है। ठीक है, 15 नंबर के तो वैसे आपके पास एमसीक्यूज ही हैं, 30 नंबर का आपका होगा हिस्सा बे। ठीक है, हिस्सा बे के अंदर आपके पास जो सबसे पहला सवाल होता है वो होता है के बा पंजन सवालन जा जवाब लिखो। आपको यहाँ पर टोटल 9 सवाल दिए जाएंगे और आपने 5 सवालात को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो आपने 5 सवाल के सिर्फ जवाब देने हैं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, अब ये जो आपके पास सवालात के जवाबात होते हैं ना तो ये पूरे के पूरे आपके पास होते हैं 10 नंबर के। ठीक है, यानी कि आप जो एक सवाल लिखेंगे ना तो वो आपके पास होगा 2 नंबर का। बहुत ज्यादा बड़े बड़े जवाब तो लिखने नहीं है, 2 नंबर का तो आपके पास एक सवाल का जवाब होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन सवालात की तैयारी कहाँ से करनी है। मैं आपको पहले बता रही हूँ एक बात कि मैंने बहुत ज्यादा सवालात को नहीं लिखा है कि आप परेशान हो जाए कि आपने मिस बहुत ज्यादा सवालात लिखे, हम तैयारी कैसे करें, टाइम बहुत कम रह गया। ठीक है, मैंने बहुत कम सवालात लिखे हैं। ठीक है,
और मैं आपको साथ में इनको याद करने का तरीका भी बता दूंगी कि आप किस तरीके से इन्हें याद करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि इनके जो जवाबात हैं वो कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं है कि आपको याद करने में मसला हो। मैं मानती हूँ कि ये सिंधी है, आपकी अपनी जबान नहीं है, आपको मसला होगा थोड़ा सा करने में, लेकिन यकीन जाने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस क्या करना है, दिल लगा के पढ़ाई करनी है, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। तो आपके पास जो सबसे पहला सवाल है वो है, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बरादरी बाबत केड़ो इरशाद फरमायो। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर का सवाल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात बता दूं कि मैंने इस टारगेट पेपर में ना सिर्फ उन सवालात को रखे जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं और जिनके ना एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि अगर आपने इन सवालात की तैयारी कर ली ना, आपके पांचों के पांच सवालात ना बहुत ज्यादा आराम से हो जाएंगे। आपके पास जो दूसरा सवाल है वो है, जंग ऐं फसाद जो बाइस केड़ियोन गालिहोन आहन। जंग और फसाद का बास कौन सी बातें बनती हैं, ठीक है। तो आपने इस सवाल की भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा तीसरा सवाल जो है वो आपका है, हिन हज के हुज्जतुल विदा चौथो चियो वही। ये आपका पहले चैप्टर का सवाल है ये भी, ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर जारी बात है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने पहले चैप्टर के सवालात की तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि इंशाल्लाह एक सवाल तो आपको पहले चैप्टर से आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, मौलाना वफाया जग केड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहन। ठीक है, तो ये भी बहुत छोटा सा इसका जवाब है और ये आपको मौलाना दीन मोहम्मद वफाई वाले चैप्टर के अंदर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगला सवाल है वो है, खत लिखण की शुरुआत छा सा कई वेंदी आही। खत लिखने की शुरुआत कैसे की जाती है, तो ये आपका खत वाले चैप्टर का सवाल है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बैनुल अक़वामी अदालत केड़ा कम कंदी आही। बैनुल अक़वामी अदालत कौन सा काम करती है, तो ये आपको बैनुल अक़वामी अदालत वाले चैप्टर में से मिल जाएगा, ठीक है। मैं साथ साथ चैप्टर भी बता दूं ताकि ऐसा ना हो कि आपको मसला ढूंढने में। आपके पास जो अगला सवाल है वो है, इत्तेहाद मां केड़ा फायदा आहन। ठीक है, इत्तेहाद से क्या फायदे होते हैं, इस सवाल को आपने पॉइंट्स की सूरत के अंदर लिखना है और ये आपका इत्तेहाद तंजीम और यकीन महकम वाले चैप्टर के अंदर से, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, सरकारी मुलाजमन के कायदे आजम केड़ी हिदायत कही। सरकारी मुलाजमों को कायदे आजम ने कौन सी हिदायत की, ये आपका कायदे आजम वाले चैप्टर का सवाल है। आपके पास नेक्स्ट है, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह जिनजा केड़ा मशहूर शागिर्द थी गुजरिया आहन। ठीक है, तो ये भी हजरत इमाम जाफर वाले चैप्टर का है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, मीरन जी इखलाक बाबत बरनस छा लिखियो आही। तो ये आपका मीरन जी दरबार वाले चैप्टर का सवाल है, ठीक है। अच्छा, इनके जवाब ना आपको नोट से मिल जाएंगे, तो आप नोट से या फिर आपको ना मेरे चैनल के ऊपर मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है ना, और मैंने हर वीडियो के आखिर में ना उस चैप्टर के सवाल के जवाब भी दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो फिर आप वीडियो में जाके देख लेंगे, तो आपको तमाम के तमाम सवालात के जवाब आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक सवाल है वो है, केंजर जी डंटी आहो नालो केण पियो। ठीक है, केंजर झील का ये नाम कैसे रखा गया, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और सवाल है जो कि है, हजरत सुलेमान हकई सज्जी गोला लाए किड़ियोन कोशिशोन क्यों। तो ये हजरत सुलेमान फारसी वाले चैप्टर का है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट सवाल है वो है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दन के नसीहत कंदी केड़ियन गालिहन डानहन संदन ज्यान शकायो आही। ठीक है, तो कायदे आजम ने शागिर्दों को कौन सी नसीहत की, तो ये आपको कायदे आजम वाले चैप्टर से मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, इत्तेहाद ना होने करी कौम के केड़ो नुकसान थी। दो इत्तेहाद ना होने से कौम को क्या नुकसान होता है, तो ये आपको इत्तेहाद तंजीम और यकीन महकम वाले चैप्टर से मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक चैप्टर है अजरक वाला जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना अजरक वाले चैप्टर के तमाम सवालात को याद करें, क्योंकि अजरक से भी एक सवाल आपको लाजमी देखने को मिलेगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है इस चैप्टर में से, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अजरक वाले चैप्टर के तमाम सवालात को याद करें, ठीक है। और मैंने आपको बता भी दिए कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो मेरे चैनल के ऊपर पूरे के पूरे सिंधी के चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड है और हर वीडियो के आखिर में उस चैप्टर के सवालात भी हैं, ठीक है, तो फिर आप वहां से ले सकते हैं। अब हम आते हैं हिस्सा बे के अगले सवाल के ऊपर जो कि आपके पास है, अल्फाज जुमले। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई 8 अल्फाज दिए जाएंगे और आपने किसी 4 अल्फाज के जुमले बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो भाई पूरी बुक में से आ सकते हैं, मतलब चैप्टर्स में से भी
और फिर नज़्म वगैरह के अंदर से भी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसकी तैयारी 10 ईयर से करें। ठीक है, तो 10 ईयर में आपको जितने भी अल्फाज जुमले वगैरह मिल रहे हैं ना, तो आप उनकी तैयारी वहां से करें, क्योंकि इसके अंदर आपको बताना बहुत मुश्किल काम है कि ग्रामर के पोर्शन में से हम आपको बताएं कि ये आ सकता है या ये आ सकता है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। तो आप इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे? 10 ईयर से करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास 10 ईयर नहीं है तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा। मैं ये जो अल्फाज जुमले हैं ना 10 ईयर वाले, तो मैं ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वहां से तैयारी कर लें। अच्छा, इसके अलावा हिस्सा बे के अंदर जो चौथा सवाल है वो है अल्फाज जिद, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस। अब देखें, ये भी छोटे छोटे सवालात हैं, लेकिन जाहिर बात है ग्रामर का पोर्शन है, तो ये भी पूरे के पूरे ग्रामर में से आए हैं। इसमें से भी आपको, जैसे अगर हम बात करें अल्फाज जिद की, तो इसके अंदर से आपको जो अल्फाज दिए जाएंगे, तो वो आपको 8 अल्फाज दिए जाएंगे और आपने किसी 4 अल्फाज की जिद बनानी है। ठीक है, इसी तरह वाहिद जमा की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको कोई 6 वाहिद दी जाएंगे और आपने किसी 3 की जमा बनानी है। और इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस भी आपको 6 दिए जाएंगे और आपने 3 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास कोई 4-4 और 3-3 नंबर के ग्रामर है। ठीक है, तो इसको भी आपने कहाँ से करना है? 10 ईयर से करना है, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन को मैंने बता दिया कि बताना मुश्किल होता है कि एग्जामिनर आपको यही दे देगा। जैसे कि आपको पता है इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर आती है वो कहीं से भी आ जाती है, एक्टिव पैसिव वगैरह होते हैं, तो वो उसको तो कोई भी आपको नहीं बता सकता ना कि कहाँ से आएंगे, नरेशंस वगैरह होती है। तो इसी तरह इस ग्रामर के अंदर भी मुश्किल काम होता है बताना कि कहाँ से है। तो बस आपने 10 ईयर से अगर आप तैयारी कर लेंगे ना इनकी, तो फिर आपका आराम से ये अल्फाज जुमले और वाहिद जमा वगैरह आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक बार देखें अब जरा, आपके पास ये जो चौथा सवाल है ना, इसके हिस्से बनाए हुए हैं। तो अल्फाज जिद है, इसको कह रहे हैं अलिफ, वाहिद जमा बे, मुज़क्कर मुअन्नस जीम, और ये लास्ट वाला तारीफें, ये आपके पास है दाल। मतलब ये जो आपके पास चौथा सवाल है ना, इसके भी उन्होंने हिस्से बना दिए, अलिफ, बे और जीम और दाल। ठीक है, इस तरह चौथे सवाल के हिस्से हैं अलिफ, बे, जीम और दाल। ठीक है, तो इसके अंदर से जो दाल वाला है लास्ट, वो आपके पास है हेटियन माँ के बाहिक जी तारीफ मिसालन सा लिखो। आपको यहाँ पर कोई 2 से 3 तारीफें दी जाएंगी और आपने किसी एक की तारीफ मिसाल के साथ लिखनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख दी है कि आपने किनकी तैयारी करनी है। ठीक है, आपने बस तारीफ इनकी याद करके जाने और साथ में मिसाल भी। पहली आपके पास है सिफ्त, हुर्फे जर, हुर्फे निदा, फेल, जर्फ और जमीर। तो ये आपके पास कुछ तारीफें हैं, अगर आप इन्हीं की याद कर लेंगे ना तो एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है, इन्हीं में से आ जाएगी और आपने सिर्फ और सिर्फ वैसे भी एक ही अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, मतलब 2 से 3 दी जाएंगे और आपने एक ही करनी है। और ये जो तारीफ है ना, ये आपके पास 2 नंबर की होगी। ठीक है, एक ही करनी है, तो एक तारीफ आपके पास 2 नंबर की है। अब आते हैं हिस्सा बे के 5वें सवाल के ऊपर, जो कि आपके पास है हेटियन माँ के बच्चियन इस्तेलाहन जी सिंधी में मायनी लिखो। यहाँ पर ना आपको कुछ इस्तेलाहात दी जाएंगी और आपने उसके सिंधी के अंदर मायनी लिखने होंगे। ठीक है, और वो भी 4 इस्तेलाहात की, मतलब 7 से 8 इस्तेलाहात दी जाएंगी, तो आपने 4 इस्तेलाहात की सिंधी में मायनी लिखनी है। लेकिन ना इस सवाल के अंदर चॉइस आती है, देखें आपको क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर चॉइस आती है, या तो आप ये ऊपर वाला सवाल अटेम्प्ट करें या फिर आप ये नीचे वाला करें। हेड डनल पैराग्राफ पढ़ी, आखिर में डनल सवाल अंजा जवाब लिखो। जैसे कि आप इंग्लिश में करते हैं ना, आपको पैराग्राफ दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज होता है और फिर आपने नीचे जो उसी पैसेज से नीचे सवालात दिए जाते हैं, आपने उनको अटेम्प्ट करना होता है ना, यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन ना यहाँ पर आपको सीन पैसेज दिया जाएगा, मतलब ना आपकी जो बुक है उसके अंदर जो चैप्टर्स है ना, उन्हीं चैप्टर में से कोई एक पैराग्राफ आपको उठा के दे देंगे। तो अगर आपने सिंधी के चैप्टर्स को पढ़ा हुआ होगा तो आप फौरन पहचान लेंगे कि किस चैप्टर का है। नहीं भी पहचानेंगे ना तो इंतहाई किस्म का मजे का सवाल होता है भाई, मैं तो कहती हूँ मुफ्त के नंबर है, क्योंकि सवाल भी आपके पास होता है और जवाब भी आप ही के पास होता है, दोनों काम आपके पास होता है। तो सबसे ज्यादा आसान काम यही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो ऊपर वाला ना इस्तेलाहान की तारीफ, ये आप नहीं करें, आप इसको कट कर दें। आप पहले से डिसाइड कर लेना आपने करना क्या है, तो अभी से आपने इसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है, आपने पैराग्राफ की तैयारी करके जानी। अच्छा, इसकी तैयारी करने की जरूरत तो नहीं है कोई भी, क्योंकि आपको कोई भी पैराग्राफ दे देंगे, आपकी बुक का ही देंगे बस, और साथ में कुछ सवालात होंगे, आपने उस पैराग्राफ में से सवालात के जवाबात को ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, अच्छा दिए कितने जाएंगे आपको यहाँ पर ना, टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे। मजे की बात एक पता है क्या है, ऐसा नहीं है वो आपसे ये पूछेंगे कि जो पैराग्राफ है ये आपके किस सबक का लिया गया है या सबक के मुसन्निफ वगैरह कौन है। तो ऐसा कोई सीन ऑन नहीं है, आपको चारों के चारों सवालात का ही जवाब ऊपर जो पैराग्राफ दिया होगा उसी में मिल जाएगा। और मजे की बात एक बार बताऊं कि ऐसा नहीं कि पैराग्राफ जो दिया जाएगा वो कोई बहुत बड़ा होगा, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, नहीं, इतना सा कोई आपके पास 3 से 4 लाइनों का पैराग्राफ होगा और उसी में से 4 सवाल आपको दे दिए जाएंगे सेम टू सेम। अच्छा अब देखें,
मैं आपकी आसानी के लिए ना आपके सामने एक पैराग्राफ को सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर एक पैराग्राफ शो हो रहा होगा, ठीक है। इस तरह आपको सवाल दिया जाएगा, हे डनल पैराग्राफ पढ़ी, आखिर में डनल सवालंजा जवाब लिखो। पैराग्राफ पढ़कर उसके आखिर में आपको जवाब देना है, ठीक है। नमाज पढ़ो ऐं इन ते हमेशा कायम रहो, छाकाण त नमाज दीन जो मजबूत थंबो आही। नमाज पढ़ें और उसके ऊपर हमेशा कायम रहें, क्योंकि नमाज दीन का मजबूत सतून है। जेको शख्स बैन लाए खट खोड़ी तो आहो पाण ऐं खडम करन दो। जो शख्स किसी दूसरे के लिए खड्डा खोदता है तो वो उसी खड्डे के अंदर खुद गिर जाता है। हमेशा सच गालाई जी पोए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इनिया मां नफा पहुंची या नुकसान, चाहे नफा पहुंचे या नुकसान। जे कड़े मारण सा मील मिलाप रखो, अगर लोगों के साथ मील मिलाप रखना है, हुजे ता हमेशा चंगड़ मारण सा रखो, तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ मील मिलाप रखना चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। अब जरा देखिए, 4 सवाल आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो पहला आपके पास है, हमेशा केड़ी गालाते कायम रहन जो हुक्म आयो। हमेशा किस बात पे कायम रहने का हुक्म है, तो आपने ऊपर पढ़ा था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमेशा सच गालाई जी पोए, इनिया मां नफा पहुंचे या नुकसान। हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे उससे आपको नफा पहुंचे या नुकसान। तो आप यहाँ लिख दे, हमेशा केड़ी की जगह लिख दे सच। देखिए, या तो आप ऊपर कहीं पूरी लाइन देख के लिख दें, या फिर अगर आपको एक लफ्ज कट करके लिखना है, जैसे कि बचपन में नहीं करते थे, हम सबको किसने पैदा किया है, तो फिर आप एक वर्ड लिख देते हैं, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ठीक है। तो इसी तरह हमेशा केड़ी लिखा हुआ है, केड़ी को काट के आप बस लिख दे सच। हमेशा सच गालेती कायम रहन जो हुक्म आयो। दूसरा सवाल है, दीन जो मजबूत थंबो छा के सडियो वही। दीन का मजबूत थंबो किसे कहा जाता है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, तो बस छा को काट के लिख दे नमाज। दीन जो मजबूत थंबो नमाज के सडियो वयो आही, बस। या फिर आप ऊपर से देख के लिख दें कि नमाज दीन जो मजबूत थंबो आही, बस। इसी तरह तीसरा सवाल आपके पास है, बैन लाए खट खोटन वाले के छा तो थई। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले के साथ क्या होता है, तो आपने ऊपर पढ़ा था ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है तो वो उसी खड्डे में गिर जाता है। तो इसकी तो सेम टू सेम ऊपर से लिख दे, जे को शख्स बैन लाए खट खोदी थे तो आहो पार इनिया में खडम कर दो, तो वो उसी के अंदर गिर जाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस आपने लिख देना है। चौथा आपके पास है, केड़ी किस्म जी मारण सा मील मिलाप रखन गुरजी। किस तरह के लोगों के साथ आपको मील मिलाप रखना चाहिए, तो लास्ट की लाइन है ये पूरी, ठीक है। जे कड़े मारण सा मील मिलाप रखो, हुजे तो हमेशा चंगर मारण सा रखो, तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। और अगर आप इसको भी क्या करना चाहते हैं, वन वर्ड आंसर, तो बस क्या करेंगे, सबसे पहले केड़ी लिखा हुआ है इसे काट के लिख दे चंगड़, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चंगर मारण सा रख जी, तो यहाँ लिख दे चंगड़ के समझी मारण सा मील मिलाप रखन गुरजी। बस केड़ी के काट को चंगड़ लिख दो, या फिर ऊपर से पूरी लाइन देख के लिख दो, तो बस। तो देखिए आपने जैसे कि देखा कि जो चारों के चारों सवाल थे, तमाम के आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिले हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी जो पैराग्राफ दिया जाएगा इसी तरह दिया जाएगा, और आपको चारों के चारों सवाल वहीं से मिल जाएंगे। और ये जो आपके पास पूरा पैराग्राफ है ना, ये होता है टोटल 4 नंबर का, यानी कि आपके पास हर एक सवाल जो वो 1 नंबर का होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पैराग्राफ को कर लें, ठीक है। तो आपका जो हिस्सा बे है वो यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हिस्सा बे का आखिरी सवाल था, और अब हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ, ठीक है। तो आपके पास जो हिस्सा जीम है उसमें आपको दिए जाएंगे तफसीली जवाब जा सवाल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको लॉन्ग सवाल दिए जाएंगे। तो आपके पास जो पूरा का पूरा हिस्सा जीम है वो टोटल 30 नंबर का है। जैसे कि आपने देखा कि आपके पास जो ऊपर हिस्सा बे था वो भी 30 नंबर का था ना, तो यहाँ पे हिस्सा जीम भी आपके पास 30 नंबर का ही है, ठीक है। हिस्सा जीम के अंदर ना आपको टोटल 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। अब 5 से 6 हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो एक सवाल है ना उसके अंदर 2 पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको हिस्सा बे का जो पहला सवाल देखने को मिलेगा वो आपके पास है, हेटियन माँ के बाहिक उन्वान ते मजमून लिखो। आपको यहाँ पर कोई 3 उन्वान दिए जाएंगे और आपने किसी एक उन्वान के ऊपर मजमून लिखना है, ठीक है। तो देखें, अब 2025 के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उन्वान है वो आपके पास पहला है पसंदीदा शख्सियत, दूसरा है उस्ताद जी अहमियत, तीसरा है क्लिफ्टन जो सैर, और चौथा आपके पास है हुब्बुल वतनी। तो अगर आपने ना इन चारों के चारों मजमून की तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह आपका जो मजमून का पोर्शन है वो आराम से हो जाएगा। अब जरा एक बात देखें, अब ये जो आपके पास पहला है ना पसंदीदा शख्सियत, तो इसकी जगह अगर वो आपसे कहे कौमी हीरो, ठीक है, तो तब भी आपने एक ही लिखना है। इसी तरह अगर ये जो आपके पास है उस्ताद जी अहमियत, अगर यहाँ पे कहे उस्ताद जी अजमत, तब भी आपने वही लिखना है, ठीक है। तो अच्छा एक बात, आपका ये जो मजमून है ना ये टोटल होता है 6 नंबर का।
तो आपने कोई बहुत ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 1.5 से 2 पेज इनफ है, बहुत है इतना, ठीक है। अच्छा, हिस्से जीम का आपके पास जो दूसरा सवाल है, ठीक है, तो देखें वो जो पहला वाला सवाल था मजमून वाला, वो आपके पास छठा सवाल था और ये आपके पास है 7वां सवाल, ठीक है। तो हिस्सा जीम का तो खैर ये दूसरा है। तो इसके अंदर आपको दिया जाता है, बहन जी, स्कूल जी हेड मास्टर या हेड मास्टर यानी के दरखास्त लिखो। आपने दरखास्त लिखनी होगी यहाँ पर, जैसे कि आप उर्दू के अंदर लिखते हैं ना, लेकिन ये वाला सिस्टम ऑन नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ कि आप ये सोचें कि हम जो दरखास्त वगैरह है या फिर जो सिंधी में जितने भी चीजें हैं उसको हम उर्दू में लिख कर आ जाइए, सिर्फ काफ की डंडी टेढ़ी कर दे तो वो सिंधी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये मत सोचिएगा। बोर्ड के अंदर आपके पास जो एग्जामिनर होगा ना, जो आपकी कॉपीज को चेक करेगा, वो कोई अनाड़ी बंदा नहीं होगा, वो सिंधी पढ़ कर ही, वो सिंधी में महारत रखता होगा, तभी उसको वहां बिठाया गया कि आपकी कॉपीज चेक करे। तो ऐसा थोड़ी कि आप सिंधी को उर्दू में लिख के आ जाओ, आपको जो चेकर है वो नंबर दे दो, तो ऐसा मत सोच के जाइएगा, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो दरखास्त के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपके पास पहला है मौकल लाए, यानी कि जो 2 दिन की छुट्टी के लिए दरखास्त होती है। दूसरा आपके पास है फी माफी करण लाए, फीस माफी के लिए दरखास्त। तीसरा आपके पास है पिकनिक लाए, यानी कि पिकनिक के लिए। और चौथा आपके पास है शाह अब्दुल लतीफ जो डेहन, शाह अब्दुल लतीफ बताएगा जो दिन होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो आपने इन चारों ही टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करके जानी है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, यहाँ पर आपको या लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपके पास दरखास्त के अंदर चॉइस आती है कि आप या तो दरखास्त कर लें या फिर आप क्या कर लें, खत कर लें। बहन जी, दोस्त के खत लिखी कैस, या तो दोस्त को खत लिखने के लिए दिया जाता है या फिर वालिद साहब को, ठीक है, लेकिन चॉइस है। तो आपने अभी से डिसाइड करना है कि आप एग्जाम में खत लिख कर आएंगे या दरखास्त लिख कर आएंगे, ठीक है। तो अभी से देख लें आपने क्या लिखना है, ठीक है। तो आपके पास जो खत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो पहला आपके पास है इम्तिहान में कामयाबी थी मुबारकबाद। आपने अपनी दोस्त को मुबारकबाद देनी कि वो इम्तिहान में कामयाब हो गई। दूसरा आपके पास है कराची घुमण जी दावत, आपने अपनी दोस्त को दावत देनी है कराची घूमने की। तीसरा आपके पास है आदम शुमारी जी अहमियत, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स आपके पास है जो खत के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना दरखास्त करें, ठीक है, क्योंकि ना खत को लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है और खत थोड़ा सा लंबा होता है, जबकि दरखास्त जो है वो आसान होती है और उसके अंदर जो स्टार्टिंग का है या फिर जो एंड का है वो सेम होता है, और अंदर भी आप लिख सकते हैं, मतलब थोड़े बहुत आपको चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं, मतलब दरखास्त आसान होगी और आपसे आराम से याद हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दरखास्त कर लें, ठीक है। अच्छा, आपका जो 8वां सवाल है वो है हेड डनल शेरन माँ के बाब बिन जी तशरी शायरी नज़म जी हवाली सा करियो। अच्छा, यहाँ पर आपको अशआर दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आप 9th क्लास में उर्दू के पेपर में करके आए ना अशआर की तशरी, तो यहाँ पे आपको सिंधी के अंदर कुछ शेर दिए जाएंगे, कोई 4 शेर दिए जाएंगे और आपने किसी 2 शेर की तशरी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब जो आप तशरी करेंगे, याद रखना है कितनी, 2 शेरों की तशरी करनी, एक शेर की नहीं 2 शेरों की तशरी करनी है। दूसरा पॉइंट, आपने शायर का और साथ में नज़म का हवाला भी देना है, ठीक है, ये मत भूल जाइएगा। अच्छा, अब ये जो तशरी होगी ना, ये आपके पास होगी 6 नंबर की, यानी कि आपके पास एक तशरी 3 नंबर की और दूसरी 3 नंबर की, तो कुल मिला के 6 नंबर हो गए। अब मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिए कि आपने किन किन नज़मों की तशरी की तैयारी करके जानी है। तो पहली आपके पास है दुआ, दूसरी है प्यारा वतन, सच्चल सरमस। तो ये आपके पास टोटल सिर्फ और सिर्फ देखें 3 ही नज़में हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इन 3 नज़मों के अशआर की तशरी को अच्छी तरह याद कर लिया ना, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आ जाएगा और आप फिर आराम से इस तशरी के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर लेंगे। अच्छा, वैसे ना इस सवाल के अंदर भी चॉइस आती है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब या तो आप वो अशआर की तशरी करें या फिर आप करें बंद की तशरी, ठीक है। हेड डनल बंद जी तशरी नज़म शायर जी हवाले सा लिखो। अब यहाँ पर ना, अब देखें ऊपर तो आपको चॉइस दी जाएगी, मतलब आपको कोई 4 अशआर दिए जाएंगे और आपने किसी 2 अशआर की तशरी करनी है। मसला यहाँ पर ये होता है, बंद के अंदर आपको ना चॉइस नहीं दी जाएगी, यहाँ पर आपको जो भी बंद दिया जाएगा आपने उसकी तशरीह करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है नेकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बंद की तशरीह के ऊपर जाए, क्योंकि ये मुश्किल है, इसमें आपको चॉइस भी नहीं मिलेगी, जबकि ऊपर वाला जो है उसमें आपको चॉइस भी मिल रही है और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक तशरीह जो है वो 3 नंबर की होगी। तो जाहिर बात है 6 नंबर हासिल करने के लिए आप थोड़ा बहुत थोड़ी लिख कर आएंगे, आपको अच्छा खासा कम से कम 1-1.5 पेज का तो लिखना होगा ना, चलो 1.5 नहीं कहें 1 पेज का तो फिर भी लिखना होगा ना 6 नंबर के लिए। लेकिन अगर आप ऊपर वाला कर लेंगे तो जाहिर बात है 3-3 नंबर का, तो वो आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ ऊपर वाला आप कर ले तो ज्यादा बेहतर है, नीचे बंद की तशरीह के ऊपर नहीं जाए, बाकी आपकी मर्जी है। अब जरा आते हैं हम नवे सवाल के ऊपर, जो कि आपके पास है हेटियन माँ के बा एक सबक जो खुलासो या मरकजी ख्याल लिखो। अच्छा, एक बात,
नवे सवाल के अंदर ना चॉइस नहीं है आपके, लेकिन नवे सवाल में देखिए नजर आ रहा है, मैंने हाईलाइट करके लिखा है अलिफ और बे। यानी कि नवे सवाल के अंदर आपके पास दो पार्ट हैं, अलिफ और बे, और आपने दोनों को ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कहीं चॉइस से खुलासा कर लो या मरकज ख्याल, तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों के दोनों ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपका जो पहला है वो है सबक। आपको एक सबक दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप इसका या तो खुलासा लिखें या मरकज ख्याल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ना सबक का मरकजी ख्याल नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि ना सबक का खुलासा सही रहता है। तो आप सबक का क्या लिखेंगे, खुलासा। ठीक है, तो खुलासे के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबक है वो मैंने लिख दिए हैं। पहला आपके पास है माई खैरी, दूसरा आपके पास है सुलेमान फारसी, तीसरा है मीरन जी दरबार, चौथा है कैंजर डंड। तो ये कोई आपके पास सिर्फ और सिर्फ देखिए 4 टॉपिक्स है, कोई बहुत ज्यादा मैंने नहीं दिए हैं, क्योंकि देखा जाए तो आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर से सिर्फ 4 चैप्टर्स को कट किया गया है। देखिए आपको पता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, तो अब आपके पास जो सबक बचे हैं वो टोटल 14 बचे हैं। तो 14 में से भी देखिए मैंने आपको सिर्फ 4 दिए। अब ये तो मत कहिएगा ना मैं ज्यादा दे दिया आपने। तो जो 4 दिए ना, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइएगा इनके, किस चीज की, खुलासे की, ना के मरकजी ख्याल। ठीक है, सबक का आप खुलासा करेंगे, मरकजी ख्याल आप नहीं करेंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ कहीं आप मरकजी ख्याल करें, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं, सबक का खुलासा। अच्छा, अब ये आपके पास नवे सवाल का बे पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर आपको दिया गया है हेटियन माँ के बा हिक नज़म जो मरकजी ख्याल लिखो। अब यहाँ पर आपको कोई 3 नज़में दी जाएंगी, जिसमें से आपने किसी एक नज़म का मरकजी ख्याल लिखना है। ठीक है, तो आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नज़में मैंने वो लिखी है। पहला आपके पास है नेकी, दूसरा आपके पास है वाई, तीसरा है प्यारा वतन, चौथा आपके पास है दुआ। तो ये टोटल 4 आपके पास मरकज़ ख्याल के लिए नज़में हैं। तो अगर आपने इन चारों की तैयारी कर ली, इंशाअल्लाह ताला आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, सिंधी के पेपर में ना राइटिंग काफी मायने रखती है। तो ना तो आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा मिली हुई है, क्योंकि ना इससे फिर अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा करीब होगी ना, बहुत मिली हुई, तो इससे चेकर के ऊपर ना अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, और फिर आप जितना बड़ा भी लिखेंगे ना तो छोटा ही लगेगा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत खुला खुला लिख दे, कि भाई आप चेकर को बड़ा दिखाने के लिए आप बहुत खुला खुला लिख दे, तो भाई बहुत खुला भी नहीं लिखना। देखिए राइटिंग बहुत मैटर करती है, तो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, साफ सुथरी सी आपकी राइटिंग हो, ना तो बहुत खुली हो ना ही बहुत ज्यादा मिली हुई हो। ठीक है, तो आपकी इस तरह हेडिंग होनी चाहिए, ना तो बहुत खुली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा मिली हुई। दूसरी बात कि आपने प्रॉपर कट मार्कर का इस्तेमाल करना है, मतलब जो आप ये मरकज ख्याल खुलासे वगैरह की हेडिंग डालेंगे ना, तो इसमें आपने हेडिंग और कट मार्कर से डालनी है। ठीक है भाई, खूबसूरती भी तो लानी है ना पेपर के अंदर, तो वो भी बड़ी जरूरी है। अच्छा, अब हम जरा आते हैं हिस्से जीम के आखिरी सवाल के ऊपर, जो कि आपके पास है हे डनल पैराग्राफ, जो उर्दू में तर्जुमा करियो। इंतहा किस्म का मजे का सवाल है। ठीक है, इस सवाल में आपको ना कोई 2 लाइनें दी जाएंगी। देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं दी जा रही, जस्ट 2 लाइन, सही है, 2 लाइनें दी जाएंगी और आपने क्या करना है, उसका उर्दू में तर्जुमा करना है। अच्छा, ये भी है ना आपको, आप ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी सिंधी का कहीं से भी कोई लाइन उठा के दे दी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने अपने सबक को पढ़ा हुआ है तो ये जो 2 लाइनें दी जाएंगी ना, ये आपको आपके सबक के अंदर से ही दी जाएंगी। सबक में से कहीं से भी 2 लाइनें उठा के दे देंगे और आपने उसका उर्दू के अंदर तर्जुमा करना होगा। तो अगर आपने पढ़ा, देखिए वही बच्चे कामयाब होते हैं ना जो पढ़ते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है सबक, सिंधी के सबक को, तो फिर आप ये आराम से कर लेंगे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है वैसे, मतलब पढ़ा हुआ है ना, तो फिर तो आपके लिए हलवा है। अच्छा, ये जो आपके पास तर्जुमा है ना, ये होगा 3 नंबर का। तो मान ही रखते हैं ना 3 नंबर भी, ऐसे थोड़ी आप छोड़ के आ जाएंगे। है भी 2 लाइनें दी जाएंगी, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं दी जाएंगी कि आप कहें कि भाई बहुत मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात, ये भी आपको कोई नहीं बता सकता कि ये कौन सी दी जाएंगी, कैसी दी जाएंगी, क्योंकि भाई पूरी बुक में से कहीं से भी दी जाएंगी। तो देखिए अगर ऐसी भी आ जाए ना जो आपको ना आती हो या मुश्किल हो, तो आपने वैसे मुश्किल नहीं दी जाएंगी, ऐसी दी जाएंगी जो कि आसान हो। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं आती, आपके भाई हमें तो सिंधी आती नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ना कोशिश करेंगे अगर उसमें से कुछ आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपको पता है, तो फिर आपको जो समझ आ रहा है ना आप वही लिख के आ जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको अगर नहीं आता तो आप छोड़कर आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होगा आपको छोड़कर आए, कुछ भी छोड़कर एग्जाम में नहीं आना है। मैं मानती हूँ सिंधी मुश्किल होती है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, तो आपने फिर भी लिख कर आना है, जो समझ में आ रहा है, जैसा आ रहा है, बस लिख कर आपने आना है। ठीक है, और दूसरी बात ना, आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम के तमाम जो सिंधी के सबक है ना, उनके लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने पूरे डिटेल के अंदर सबक को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो वैसे आपके पास अभी भी पूरा टाइम है, क्योंकि आपके पेपर जारी बात है नेक्स्ट मंथ में, अभी आपके पास ये वाला मंथ है। ठीक है, और आपके पास टोटल चैप्टर भी कितने हैं, 14। ठीक है, टोटल 14 चैप्टर है। तो आप क्या करें, आप रोज एक चैप्टर का लेक्चर ले लें बस। ठीक है, तो 14 दिन भी नहीं लगेंगे,
या फिर अगर आप एक दिन के अंदर 2 सबक के लेक्चर ले सकते हैं तो 2 ले लें, वरना तो आपको मेरे चैनल के ऊपर ही सिंधी की पूरा का पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल सबक मिल जाएँगे, तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ़ उन्हें सुनना है। बस इससे आपके दिमाग में रहेगा। और इससे ऊपर जो हिस्सा बी के अंदर सवाल आया था ना, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उससे रिलेटेड सवाल लिखेंगे, तो वो वाला भी आपको हो जाएगा बिल्कुल आराम से। और ये वाला जो है ना, तर्जुमे वाला, ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक है? तो बस करना क्या है, सिर्फ़ आपने सुनना है। ठीक है? सुन लेंगे ना, बहुत दिमाग में रह जाता है। ठीक है? तो अगर आपको अभी भी कोई मसला है और या फिर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।